अस्सलामुअलैकुम। आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस का। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फीचर ऑफ सी प्लस प्लस तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हम स्किप करने वाले हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको यहाँ पर बता दिया करूंगी, आप इधर ही निशान लगा लीजिए करिए और आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में जो नोट आते हैं ए पार्ट बी पार्ट बन के, उसमें से अक्सर आ जाता है फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो इसको आज हम कवर कर जाएंगे 2.1 वाले हिस्से को। और उसके बाद 2.2 की बात करें जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सारे को हम एक एक करके पढ़ेंगे और साथ साथ अब हम अपनी कोडिंग को भी स्टार्ट करेंगे। तो आपने डेव सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अगर आपके पास लैपटॉप है। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिकली यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैं साथ साथ कवर करूंगी। उसके बाद टर्बो की बात करें तो यहाँ पर यही उन्होंने बताया कि डेव सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में बताया। यानी ये आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल के हवाले से है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन एक वीडियो में जितना जरूरी हुआ सारा कवर करवा दूंगी। उसके बाद अगर डिबगिंग की बात करें तो इसमें से जो टाइप ऑफ एरर है ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, इसको भी हम कवर करेंगे। और डिबगिंग जो फीचर है ये आपका शॉर्ट समझ लें, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट समझ लें, लॉन्ग नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ एरर लॉन्ग है। तो हमने इनको कैसे कवर करना है, एक लेक्चर, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 लेक्चर में हमारा चैप्टर 2 कवर हो जाएगा। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है, उसका मैंने आपको एक एक टॉपिक डेप्थ में जाकर समझाया है। अब उस कंसेप्ट को जहां भी आगे यूज होंगे तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगी। तो अच्छे से समझने के लिए चैप्टर 1 को लाजमी से देखिएगा, ताकि जब चैप्टर वाइज हम प्रोग्राम करते जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ आती जाएगी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है या फिर आपका इसमें से एक शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, तो जितनी जरूरी हुई उतनी मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद हम फीचर की बात करते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको अच्छी लगे। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, समझ ना आई हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लेक्चर बनाना है और अपने मुताबिक जो जो मुझे टॉपिक लगता है यहाँ पे बच्चा अड़ सकता है उसे मैं समझा देती हूँ। लेकिन हो सकता है कहीं और पे मैं अच्छे से ना समझा सकी हूँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको समझा दूंगी। तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। हमें पता है सी प्लस प्लस क्या है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया था। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसमें ऑब्जेक्ट पे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी ऊप भी होती है। तो सी प्लस प्लस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ये आती है। और सी प्लस प्लस से पहले थी सी, लेकिन सी से भी पहले थी बी। यानी बी है जिसको केन थॉमसन ने बी को क्रिएट किया 1970 में। ये आपका एमसीक्यूज है कि बी लैंग्वेज कब और किसने क्रिएट की। अब जो बी लैंग्वेज है उसी से सी ड्राइव हुई है, इसलिए ये इस पर डिपेंड कर रही है थोड़ी बहुत। ये डेवलपमेंट जो होती है ना सी की, वो बेसिस जो प्रोवाइड की है वो किस लैंग्वेज ने की है, बी ने। यानी बी पहले क्रिएट की गई, बी की बुनियाद पर ही फिर जाकर हमने सी को क्रिएट किया। अब जो सी थी ये ओरिजिनली डिजाइन की गई थी कि सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम सिस्टम प्रोग्राम राइट कर सकें और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इस लाइन को अभी के लिए कंफ्यूज ना हो, मैं अभी आपको समझा देती हूँ, लेकिन पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जो जो जरूरी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि जो सी प्लस प्लस है उसे 1980 में बेल लैब में क्रिएट किया गया। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किसने कब सी प्लस प्लस लैंग्वेज को क्रिएट किया। उसके बाद जो जरूरी है वो ये है कि पहले इसका नाम था सी विद क्लासेस, बाद में इसे सी प्लस प्लस कर दिया गया और इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी ऊप का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग तकनीक जो इस्तेमाल होती है वो ऑब्जेक्ट बेस पे भी हो सकती है। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इस बुक का। फिलहाल हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि कब इसे रिफाइन किया गया। ये सारा बेसिक्स है जो आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो ये है कि बी को क्रिएट किया गया कब, 1970। उसके बाद सी को क्रिएट किया गया, उसे 1972 में बेल लैबोरेटरी में क्रिएट किया गया था। उसके बाद जिस सी प्लस प्लस को 1980 में क्रिएट किया गया था बेल लैबोरेटरी में। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सी है वो ओरिजिनली डिजाइन इसलिए हुई थी कि सिस्टम प्रोग्राम को राइट किया जाए, सिस्टम प्रोग्राम को लिखा जाए अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक आपका जो कंप्यूटर है उसको चलाता है, सिस्टम को चलाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो विंडो क्या है, वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को चला रहा होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चल रहा होता है। अब यहाँ पे जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि मशीन को चला रही होती है, जो मशीन के सिस्टम को चला रही होती है। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्राम अगर राइट करने होते थे तो इसलिए इसको डिजाइन किया गया था सी लैंग्वेज को। तो सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था कि सिस्टम प्रोग्राम राइट किए जाए, यानी ऐसे प्रोग्राम राइट किए जाए जो कि जिसकी वजह से सिस्टम रन हो सके, मशीन रन हो सके, मशीन का सिस्टम रन हो सके अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यहाँ पर कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लिनक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूनिक्स की बात हो रही है। यानी ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके लिए जो सिस्टम प्रोग्राम बनाए जाए उनके लिए हमने क्या डिजाइन की, सी लैंग्वेज को डिजाइन किया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी कि सी लैंग्वेज को इसलिए ये डिजाइन किया गया है कि सिस्टम प्रोग्राम को राइट किया जा सके, लिखा जा सके, किसके लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आई होप अब आपके लिए ये क्लियर हो चुकी होगी ये वाली जो लाइन थी। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में बड़ी हद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इतना ज्यादा आपने पढ़ना जरूर है। एक मरतबा पढ़े, जैसे कि कुछ आप अखबार पढ़ रहे होते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह इसको पढ़ें और इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया उसको आप मार्क कर लें। इतना इसके लिए काफी है। फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना हो, नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया है, अभी तक हमने एक अपना शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया और साथ हमने 2-3 एमसीक्यूज कर लिए जो कि हिस्ट्री थी सी प्लस प्लस की। उसके बाद हम फीचर की तरफ आ रहे हैं। तो फीचर की बात करें तो ये हमें बताएंगे सी प्लस प्लस की खुसूसियात क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है, हो सकता है अभी के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे हम सी प्लस प्लस के बारे में प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, इसके सिंटैक्स को समझना शुरू करेंगे, हम कोडिंग करना शुरू करेंगे डेव सी प्लस प्लस में, तो ये आपके लिए खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके। तो कन्वीनियंट लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी ईजर वे में, यानी आसानी के साथ आप वो प्रोग्राम लिख लें जो कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखना मुश्किल था। हमें पता सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, यानी इसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड में लिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड में अगर हमने प्रोग्राम लिखना है तो हमारे लिखना आसान होगा। तो इसलिए उसने कहा कि ये प्रोवाइड करिए ऐसी फैसिलिटी कि हम आसानी से प्रोग्राम लिख दें, वही प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में हमने 01 की फॉर्म में लिखना होता है। और चैप्टर 1 में हमने लैंग्वेजेस का जब टॉपिक कवर किया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेज में एक मशीन लैंग्वेज आती है, एक असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन में 0101 प्योर बाइनरी फॉर्म में कोड लिखा जाता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो सिंबॉलिक की बुनियाद पे होता है, यानी सिंबल्स की फॉर्म में होता है, वो असेंबली लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा आपको उसका समझ होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं उसमें एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें या तो सिंबल्स थोड़ा बहुत इस्तेमाल होते हैं या फिर प्योर बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करके कोड लिखा जाता है। इसलिए उसने कहा कि जो सी प्लस प्लस है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखेंगे, इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हम आसानी से प्रोग्राम लिखते हैं, वही जो लो लेवल लैंग्वेज में मुश्किल से लिखे जाते हैं। तो प्रोग्रामर कैन राइट कम्प्लेक्स प्रोग्राम, जो कि कम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, मुश्किल प्रोग्राम होते हैं 01 की फॉर्म में लिखने, तो उनको मोर इजीली हम लिख लेते हैं सी प्लस प्लस में एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 1 आपका कवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखे ना लो लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, यानी इसका एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक तरीका होगा प्रोग्राम लिखने का कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से इसके रूल्स होंगे, उनको फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि इसका जो सिंटैक्स है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान है। अब सिंटैक्स को भी हमने पढ़ लिया हुआ, कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स। एक लैंग्वेज के अंदर अगर आपने एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो उसका एक रूल होगा कि एंड पे क्या लिखा जाएगा। अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट शो करवानी है, उसके अंदर कोड शो करवानी है, तो डबल कोट आएंगे, सिंगल आएंगे, तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब उसने कहा जो रूल्स है ना इस लैंग्वेज के वो बहुत ज्यादा आसान है, उनको समझना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये बात है भी सच कि सी प्लस प्लस के जो सिंटैक्स है वो बहुत ज्यादा इजी और आसान होते हैं समझने।
द प्रोग्राम रिटन इन C++ लैंग्वेज आर इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। अब जो इसमें आपने प्रोग्राम लिख दिया उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा आसान है और उसको मॉडिफाई करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल है, तो आपको समझ आ रही होगी कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे इसे मेंटेन करना है, अगर किसी में कुछ ऐड करना है, मॉडिफाई करना है कोड को, तो उसे करना भी आसान होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर और लोअर लेटर एक दूसरे से अलग होंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि एक लफ्ज है वो सारे का सारा कैपिटल लेटर में, और उसी तरह उसको मैं लो लेटर में लिख लूँ, स्मॉल लेटर में लिख दूँ, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, सेम वर्ड है कैट। फर्ज करें कैट लिखा मैंने CAT कैपिटल लेटर में, और फिर मैंने कैट लिखा लोअर केस में CAT, लेकिन इस वक्त ये दोनों C++ में अलग अलग समझे जाएंगे क्योंकि C++ केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो अपर केस और लोअर केस वर्ड होंगे वो अलग समझे जाएंगे। वो समझेगा जो कैपिटल लेटर वाला आपने कैट लिखा वो अलग एक लफ्ज है, और जो लोअर केस में लिखा वो अलग है, वो इसे सेम नहीं समझेगा। तो जितने भी कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे ना वो लोअर केस में होंगे। ये कीवर्ड पहले से ही डिफाइन होंगे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इनको कवर कर लेंगे, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर यही समझे कि कीवर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो लैंग्वेज की तरफ से डिफाइन है, ठीक है, वो सारे के सारे किस में होंगे, लोअर केस में होंगे। दिस फीचर मेक इट इजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड। इसके जरिए हम सोर्स कोड को आसानी से मेंटेन करते हैं। अब सोर्स कोड के बारे में भी हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। बार बार मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो टर्म्स आ रही है इनको हमने डीपली समझा हुआ है। जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप इनको सिंपल पढ़ते भी जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर जो आपने एक C++ में कोड लिखा ना वो किसी भी आप कंप्यूटर में जाकर चलाएं वो सेम चल जाएगा। ठीक है, अगर वो ये होना कि सिर्फ वो एक ही कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आपने लिखा उसमें चलेगा, दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि वो कोड उस मशीन पर डिपेंड कर रहा है जिसके अंदर आपने जिस मशीन के लिए उसे लिख दिया। लेकिन C++ में कोड ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने इसमें जो भी कोड लिख दिया, जो भी सॉफ्टवेयर लिख दिया वो किसी भी मशीन पर चल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि इसमें जो आपने प्रोग्राम लिख दिया है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी मुख्तलिफ मशीन पर एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर से मुराद मशीन भी होती हैं। ठीक है, अगर मैं मशीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब भी कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम रिटन इन C++ कैन बी एग्जीक्यूट। यहाँ पर उसने बताया कि चाहे ये वाला प्रोसेसर हो या फिर ये वाला हो, अगर आपने एक प्रोग्राम C++ में लिख दिया है तो वो दोनों में रन कर जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जरूरी हो, करना पड़ जाए, लेकिन वो रन कर जाएगा। इसलिए मशीन लैंग्वेज की बजाय C++ में प्रोग्राम को प्रेफर किया जाता है कि इसमें प्रोग्राम लिखो क्योंकि ये सारी मशीन पर रन करेगा। लेकिन मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, जिस कंप्यूटर में आपने लिखा, जिस कंप्यूटर के लिए लिखा उसी पे रन करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो C++ है ये इसमें जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट की बेस पे लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हमने जब मशीन की लैंग्वेजेस की कैटेगरी में पढ़ा था तो इस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट तकनीक का ये मतलब है कि जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे वो ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखे जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? डाटा एंड फंक्शन। कोई भी चीज जिसके रिलेटेड कोई डाटा हो, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज हो, खुसूसियात हो, एट्रीब्यूट्स हो, और साथ वो काम परफॉर्म कर रही हो, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और उसकी बेस पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और इस तरह की तकनीक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है। अब ऊप में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डाटा है या जितने भी डाटा के रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर इजर टू लर्न एंड मॉडिफाई। इसको लर्न करना, मॉडिफाई करना आसान है क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग हो जाती है। ऑब्जेक्ट के बेस पर आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हो रही ये टर्म्स तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो आप नीचे मुझे बता सकते हैं। रिलैक्स होकर आप हर टॉपिक को कवर करें ताकि जो आप पढ़े वो आप अच्छे से समझ सकें। ये ना करेंगे इस वीडियो में मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें, उसके बाद आगे पढ़ते जाएं। मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन में आपको उसका रिप्लाई दे देती हूँ, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब हम बात करें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर का मतलब ये है कि ऐसा एक तकनीक हम C++ में यूज करते हैं जिसमें हम मॉड्यूल की फॉर्म में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने उनको डिवाइड कर दिया मॉड्यूल में। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब ये है कि हम एक लॉन्ग प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। अब जो ये मॉड्यूल है इनको डेवलप करना, कंपाइल करना इंडिपेंडेंटली और फिर इनको लिंक करना आसान हो जाता है। यानी हमने एक मॉड्यूल बना दिया, एक लॉन्ग प्रोग्राम है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अब हर हिस्से को मैनेज करना, डेवलप करना आसान हो जाता है, उसको कंपाइल करना भी आसान हो जाता है, उसमें कोई एरर आता है उसको रिमूव करना भी
भी आसान हो जाता है। अब हमने जो हिस्से बना दिए, बाद में हम इनको क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब C++ एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा इसमें कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, यानी इसमें हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से ही डिफाइन होंगे, बस हमने उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है, उसका कोड पहले से ही लिखा होगा। कॉन्स्टेंट होंगे, क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट होंगे। इसी तरह जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। कैन बी रीयूज्ड बाय एनी प्रोग्राम फॉर राइटिंग प्रोग्राम मोर इजीली इन लेस टाइम। तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की वजह से वो कम टाइम में अपना प्रोग्राम अच्छे से राइट कर सकता है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है, ये पहले से ही डिफाइंड फंक्शंस होंगे, प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम अपने कोड में इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब C++ हार्डवेयर पे भी कंट्रोल प्रोवाइड करती है। प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ अगर हार्डवेयर कंपोनेंट को भी कंट्रोल करना है तो वहां पे भी C++ लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे। ब्रेविटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही ज्यादा अहम भी, कि C++ एक स्मॉल लैंग्वेज है। इसमें अगर आप बात करें ना C++ को कितना जानना है, तो आप कहेंगे कि कुछ स्मॉल कीवर्ड्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग तकनीक है, कंट्रोल्स हैं, उनके बारे में आप जानकर अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो C++ एक स्मॉल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल स्मॉल है, नहीं, इसको जब आप सीखेंगे तो कुछ चीजें बस सीखनी पड़ेंगी। तो एक स्मॉल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड है और प्रोग्रामिंग कंट्रोल है, बट स्टिल इट इज वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। The code written in C++ is very short as compared with other language, क्योंकि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे स्मॉल लैंग्वेज कह रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जब आपने एक प्रोग्राम लिखना है तो ये यहाँ पर जो आप एक कोड लिखेंगे वो छोटा होगा बानिस्बत और लैंग्वेज में अगर आप कोड वही कोड लिख रहे होंगे, सेम पर्पस के लिए लिख रहे होंगे फिर भी। क्यों? क्योंकि C++ एक स्मॉल लैंग्वेज है, छोटा सा कोड लिखेंगे वही काम करेगा जो दूसरी लैंग्वेज में बड़ा बड़ा कोड लिख के होता है, इसलिए ये एक ब्रेविटी इसका फीचर आ गया। उसके बाद स्पीड की बात करें तो इसमें जो आपने कोड लिखा वो बहुत ज्यादा जल्दी से कंपाइल होगा, फास्टली कंपाइल होगा और आपके पास वो रिजल्ट ले आएगा। Result code for C++ compilation is very efficient. This code execute very efficiently, so program take less time to execute. यानी आपने C++ में जो प्रोग्राम लिखा है वो बहुत ज्यादा तेजी से कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब ये है कि वो दूसरी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए ये एग्जीक्यूट होने में बहुत ही कम टाइम लेगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। पॉपुलर लैंग्वेज है, वाइडली यूज हो रही है, मैनी टूल्स अवेलेबल है। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा कम्युनिटी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा लोग हैं जो C++ को जानते हैं। अगर आप कहीं पे भी अड़ जाते हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, इसलिए इसे पॉपुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये C++ के साथ है, क्योंकि C की बेस पे ही C++ आई है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सिंटैक्स आपस में मिलता जुलता है, कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। अगर कोई C को जानता है तो उसके लिए C++ को जानना बहुत ही ज्यादा आसान रहता है। अगर कोई नहीं जानता तो भी उसने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप इस चैनल पर आ चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको हर टॉपिक को डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट मैंने आपको समझाना है तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि आगे कहीं भी उसका इस्तेमाल हो तो आपके जहन में हो कि हमने पीछे क्या पढ़ा था इसके बारे में। तो आज का एक टॉपिक, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किया है, फीचर ऑफ C++। इसको आपने अच्छे से समझना है, याद करना है, और आपका काम ये क्या करना है आपने कि आपने इसके ये वाली हेडिंग्स को अच्छे से समझना है, फीचर को याद करना है और उसके बाद उसको लिखना है। फीचर को लिखने के बाद अपनी जुबान में समझें कि अगर मैंने ये एक हेडिंग लिखी है तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या समझा कि ये एक कन्वीनियंट लैंग्वेज क्यों है। तो इस तरह से आप खुद से ही जब समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये समझना, याद करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, नहीं है तो तारीफ के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और अगले टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन तब तक आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। और अगली वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज।